सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में फिर से। आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड की एक और प्रमुख जनजाति के बारे में। पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, इससे पहली वाली वीडियो में, उत्तराखंड की थारू जनजाति के बारे में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में जाकर के आप उसे पहले देख लें, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप क्या करेंगे, नोट करने का प्रयास पहले ना करें, आप इसको केवल रिपीट करें और इसे देखें। देख करके कितना कुछ याद होता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, देख करके ही याद हो जाएगा। ये कोई पढ़ाने वाली क्लास नहीं है, बल्कि आपको केवल याद कराना मेरा लक्ष्य है। और आइए हम इस बोर्ड के माध्यम से आज जौनसारी के बारे में पढ़ते हैं। ये वही जौनसारी, आप हाकम सिंह को जानते हैं? यदि आपने हाकम सिंह की वीडियोस देखी होंगी, गाने की वीडियो, तो उसमें उन्होंने जौनसारी परिधानों में कई गाने शूट कर रखे हैं। तो उन्हीं के बारे में आज जान लेते हैं क्या कुछ विशेष है जौनसारियों के बारे में। और जौनसारी गीत तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उनका नाट्य नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उस नृत्य को करने में बड़ा आनंद भी आता है। इनकी कुछ विशेष बातें होती है इन जौनसारियों की, और होते कहाँ हैं? जौनसार भाबर में। तो आइए बात करते हैं बिना रुके हुए जौनसारियों पर। देखो, जौनसारी यदि जाति की बात करें तो नाम से ही जैसे पता चलता है कि ये जौनसार भाबर क्षेत्र में रहते हैं। आप एक छोटा सा मानचित्र मैंने बनाया है, आप इसमें देख लीजिए कि जौनसारी जो जाति है उनका निवास कहाँ कहाँ है। जौनसारी जाति, ये जो क्षेत्र है यहाँ लाखा मंडल, ये कालेसी से लेकर के ट्यूनी तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जौनसार भाबर कहलाता है। यानी देहरादून दो हिस्सों में है, इस तरीके से दो हिस्से बढ़ते हैं। एक मुख्य घाटी क्षेत्र आ गया है और एक जौनसार भाबर वाला एरिया। ये जौनसार भाबर में कालसी, लाखा मंडल, चक्राता और त्यूनी, ये चार प्रमुख क्षेत्र है जहां पर जौनसारी रहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कालसी से ऊपरी जो एरिया है यहां पर जौनसारी ही रहते हैं। इसके अलावा यदि आप टिहरी में आ जाएं तो टिहरी में जौनपुर एरिया जौनसारियों के लिए ही जाना जाता है। आप यहाँ उत्तरकाशी में आ जाइए, उत्तरकाशी में परक नेकान क्षेत्र जौनसारी लोगों का ही निवास है। अब इन जौनसारियों की बात करें तो टोटल ये लोग 39 पट्टियों में निवास करते हैं। साथ ही साथ 358 गांव में भी ये लोग निवास करते हैं। इन जौनसारी लोगों का जो गांव है वो यहाँ उत्तरकाशी से लेकर के टिहरी, जौनपुर और ये त्यूनी, कालिसी, चक्राता और लाखा मंडल, ये क्षेत्र टोटल 358 गांव में समाहित है। और इन 358 गांव में कौन रहते हैं? जौनसारी लोग रहते हैं। अब कुछ बातें और हैं। देखो, जौनसारी का मतलब क्या है कि जौनसारियों की जो बोली होती है वह जौनसारी बोली ही होती है। यानी उनकी भाषा बोली जौनसारी होती है, साथ ही साथ भाबरी भी बोलते हैं। और कहीं कहीं जो हिमाचल के लोग होते हैं वे लोग हिमाचली बोली में भी अपना वार्तालाप करते हैं। इनका एक बहुत प्रमुख तीर्थ है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हनोल क्यों प्रसिद्ध है? तो हनोल इन जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ है। यानी जैसे हमारा है बद्री केदार, तो बद्री केदार की तरह ही ये हनोल भी पवित्र तीर्थ है। और हनोल पवित्र तीर्थ कहाँ होगा? चक्राता में है। और चक्राता के अंदर हनोल में ये जौनसारी लोग इस पवित्र यात्रा को करते हैं। अब इनका अन्य तीर्थ भी है, जैसे लाखा मंडल, कालसी भी इनका ये तीर्थ है, यहाँ पर भी ये लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जौनसारियों का यही क्षेत्र है देहरादून भाबर वाला एरिया, जिसे हम जौनसार भाबर कहते हैं। अब जौनसारियों पर कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे जौनसारी जो जनजाति है यह गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। हमने इससे पहले कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह पढ़ लिया है, उसका नाम था थारू, लेकिन यह है जौनसारी, यह है गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और पहले नंबर पर थारू जो कि कुमाऊं का भी सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर जौनसारी जो गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उसके बाद इनके वंशजों की बात करें तो ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं और इसी पांडवों के वंशज के कारण इनमें जो है बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। साथ ही साथ अगर हम यह जान लें कि इनकी प्रजाति कैसी थी, यानी मानव प्रजाति कैसी थी, प्राचीन किस प्रकार के मानव के समान ये लोग दिखते हैं, तो ये लोग मंगोल और डोम दो प्रकार की प्रजातियां हैं। इन प्रकार की प्रजातियों के ये लोग हैं, यानी इनके जो शारीरिक बनावट है मंगोलों की तरह शारीरिक बनावट है। और ये जो डोम है, ये डोम भी यहीं का होता था, तिब्बतीय टाइप के। यानी कुल मिलाकर के इन लोगों का जो शारीरिक ढांचा है तिब्बतीय टाइप के है।
और इनमें जाति वर्गों में भी विभाजित किया जाता है। 3 प्रमुख जाति वर्गों में ये लोग विभाजित हैं, जैसे एक खसार होता है, दूसरा होता है कारीगर, तीसरा होता है हरिजन। और जो खसार होता है वे ब्राह्मण राजपूत होते हैं, यानी इन लोगों को जौनसारियों में ब्राह्मण यानी उच्च श्रेणी का माना जाता है, उच्च जाति का माना जाता है। उसके बाद जो मध्यम वर्गीय होते हैं वो कारीगर यानी कामगार लोग होते हैं, जो काम करने वाले उन्हें कारीगर कहते हैं। और हरिजन निम्न वर्ग के लोग। एक इंपॉर्टेंट शब्द आप याद रखें, कोल्टा। और कोल्टा होता क्या है कि इन लोगों में निम्न जाति वर्गों के लिए संबोधित किया जाता है कोल्टा शब्द से। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें और हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करके याद कर लेंगे। जैसे इनकी वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में इनके परिधान होते हैं, जो ये लोग वस्त्र वगैरह पहनते हैं, जैसे घाघरा, सिंपल सा होता है घाघरा, जैसे अन्य गढ़वाली लोग भी पहनते हैं। उसके बाद एक ऊनी पजामा होता है जिसको ये झंगोली कहते हैं, यानी झंगोली ऊनी पजामा। एक ऊनी टोपी होती है जिसे ये डिगुबा कहते हैं। और ये जौनसारी टोपी जिसमें लाल और हरे पट्टी की टोपी होती है उसे डिगुबा कहा जाता है। और कमीज होता है जिसे झुंगा कहते हैं। और एक सर पर महिलाएं एक रुमाल टाइप पहनते हैं, उसे डांट कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को याद रखें। परिधान तो वस्त्र तो होते ही हैं, लेकिन उनके कुछ स्पेशल नाम है, जैसे डांट हो गया सर का रुमाल, कमीज हो गया झुंगा, ऊनी टोपी हो गया डिगुबा और ऊनी पजामा हो गया झगोली। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे इनकी वेशभूषा किस प्रकार के ये लोग परिधान पहनते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले हाकम सिंह इस प्रकार की टोपी में दिखता था, डिगुबा टोपी। तो ये टोपी यहाँ की बड़ी फेमस है। उत्तराखंड में जगह जगह इन्हीं की टोपी प्रचलित है। उसके बाद यदि हम बात करें देवी देवताओं या त्योहारों पर, तो इन जौनसारियों से संबंधित एक महासु देवता इनका बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। महासु देवता जागड़ा महासु त्यौहार यहाँ पर भादों के महीने में लगता है, यानी जागड़ा महासु का त्यौहार इस महासु देवता में लगता है। ये महासु भी यहीं चक्राता में है। एक दूसरा होता है जिसे नुड़ाई त्यौहार कहते हैं। अब नुड़ाई त्यौहार भेड़ पालकों का होता है। जब भेड़ पालक चौमास के चरावाह करके पर्वतीय क्षेत्र से अपने गांव की ओर आते हैं, तब वहां पर उनके गांव वापसी के समय पर नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। और नुड़ाई त्यौहार भेड़ पालकों का होता है स्पेशली। उसके बाद एक होता है बिस्सू त्यौहार। बिस्सू त्यौहार बैसाखी के अवसर पर किया जाता है, यानी जिस दिन से बैसाख महीना लगता है उस दिन यह त्यौहार होता है। और इसमें जंगबाजी नृत्य भी किया जाता है। अभी हम नृत्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस इम्पोर्टेंट करके याद रख लेंगे। उसके बाद हो जाता है भिड़ोली त्यौहार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसे भिड़ोली त्यौहार जौनसार में कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट हो गया मरोज उत्सव। मरोज उत्सव भी जौनसारी लोग ही मनाते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का ये लोग पकवान बनाते हैं, और वो पकवान बनता है गीमा। तो गीमा पकवान किस में बनाया जाता है? मरोज त्यौहार में। और एक होता है मौन मेला। तो मौन मेला, दरअसल मौन मेला यहाँ जौनपुर में लगता है, स्पेशली जौनपुर का मेला है ये मौन मेला। और मौन मेला का मतलब होता है कि यहाँ पर मच्छी मारी जाती है, मछमौन और जात्रिया मौन। और ये जत्रियाण मौन और मछमौन दो प्रकार के मौन होते हैं। जत्रियाण तो होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए, और जो मछमौन होता है उसमें यहाँ पर टिमरू के जो टहनी होती है उसकी खाल निकाल कर चूरा बनाया जाता है, और उस चूरे को एक बकरे की खाल के थैले में रखा जाता है। और जिस दिन ये मछमौन मेला होता है उस दिन मच्छियों को मारने के लिए इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये पुरुष ही इस मछमौन मेले में भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मच्छियाँ मारी जाती है। और जौनपुर में एक नदी बहती है जो कि यहाँ यमुना में मिलती है, अलगार नदी कहते हैं। और अलगार नदी के ही किनारे ये जो जौनपुर का जो मौन मेला है या मछमौन मेला है ये मनाया जाता है। हम इस तरीके से इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यदि बात करें लोक नृत्य की या इनके गीतों की, तो लोक नृत्य में इंपॉर्टेंट है इनका हारुल नृत्य। बहुत ही ज़्यादा खास है हारुल नृत्य, जिसमें एक प्रकार का वाद्य यंत्र रमतुला भी बजाया जाता है। तो रमतुला किस में बजाया जाता है? हारुल नृत्य में। ये भी हम याद रखेंगे, हारुल नृत्य और रमतुला। हो से कई नाम है यहाँ, जैसे हनोल है, ये तो पवित्र तीर्थ है। और हारुल नृत्य हो गया एक प्रकार का नाचना, और इसमें रमतुला बजाया जाता है। एक होता है परात नृत्य। अब ये परात नृत्य तो वही लोग जानते होंगे किस प्रकार करते हैं। एक होता है वारदा नाटी। ये वारदा नाटी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
नाट्य नृत्य, जिसमें स्लो मोशन टाइप से कुछ बहुत खूबसूरत डांस ये लोग करते हैं और इसी में ये लोग इन परिधानों को पहनते हैं। जैसे डिगुबा देखा, झगोली देखा, घाघरा, झुंगा, ये सभी चीज़ यहाँ पहनी जाती है नाट्य नृत्य में। जैसे भोटियाओं का पौना नृत्य फेमस है, इनका नाट्य नृत्य जौनसारियों का लोक नृत्य है। लोक नृत्य याद रखें कौन सा, नाटी। और उसके बाद पत्तेबाजी नृत्य होता है दीपावली के अवसर पर और बहला नृत्य होता है ये भी दीपावली के अवसर पर। और यहाँ एक परंपरा यह है कि ये दीपावली सामान्य उत्तराखंड की परंपरा से हट करके एक माह बाद मनाते हैं। जैसे हम लोग सामान्य तरीके से दीपावली पूरे भारतवर्ष में एक समय मनाए जाते हैं, लेकिन ये एक माह बाद मनाते हैं और उसमें भी पत्तेबाजी नृत्य और बहला नृत्य किया जाता है। एक शब्द है पायता। पायता क्या है? दरअसल विजयदशमी के अवसर को ये पायता कहते हैं। जिस दिन विजयदशमी होती है हम विजयदशमी कह देते हैं, ये लोग पायता कहते हैं। एक शब्द है अठोई। तो अठोई ये लोग जन्माष्टमी को कहते हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर अठोई और विजयदशमी पर पायता। तो ये कुछ शब्द हो गए हैं जौनसारियों से रिलेटेड। अब जौनसारियों में बात करते हैं तो जौनसारियों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है विवाह की परंपराएं हैं। विवाह की परंपराएं में जैसे एक बहुपति विवाह होता था। बहुपति विवाह इसलिए होता था क्योंकि ये लोग स्वयं को भाई पांडवों के वंशज मानते हैं और पांडवों में आप जानते हैं कि रानी द्रौपदी ने पांडव के 5 भाइयों से विवाह किया था। वैसे रण में तो अर्जुन ने जीता था, लेकिन विवाह माना गया सभी भाइयों के लिए। तो ये लोग स्वयं को भी पांडवों का वंशज मानते थे, इसलिए बहुपति विवाह करते थे। लेकिन आज की दृष्टि से ये बहुपति विवाह नहीं होता है और लोग काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, यानी ये जौनसारी जनजाति भी आम समाज की धारणा में विश्वास करने लगे हैं। अब जो ये है बहुपति विवाह अब नहीं होता है, ना के बराबर होता है, पहले समय में होता होगा। एक होता है बेबाकी विवाह। ये बहुत सिंपल विवाह होता है, नॉर्मल सा, यानी गरीब लोगों का आप विवाह कह सकते हैं, बेबाकी विवाह। उसके बाद होता है बोयदोदी की विवाह। बोयदोदी की विवाह थोड़ा सा मध्यम का होता है, जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं उन लोगों का ये होता है। और गरीबों का विवाह कहें तो बेबाकी विवाह। उसके बाद बाजदिया विवाह होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका विवाह है जो आज के ज़माने में जौनसारी में होता है, यानी सबसे धूमधाम शानो शौकत वाली जो विवाह होता है उसे कहा जाता है बाजदिया विवाह, धूमधाम से। और धूमधाम से किया जाने वाला विवाह क्या हो गया? बाजदिया विवाह। ये विवाह की परंपराएं या जो ये प्रथाएं हैं ये पूछी जाती हैं जौनसारी में। तो बहुपति विवाह, बेबाकी विवाह, बोयदोदी की विवाह और बाजदिया विवाह, इसे हम याद रखें। एक स्पेशल नोट यहाँ से आप नोट करेंगे, वह क्या हो जाएगा कि पहले समय में ये लोग जब शादी हो जाती थी तो दान के रूप में एक गाय देते थे और उस गाय के सिर पर चांदी का मड़ा लगा रहता था। मड़ा का मतलब एक प्रकार के जो सिंग होते थे उस पर चांदी लगी रहती थी, वो दिया जाता था दान में, दहेज में, गाय का दान। और गढ़वाल में अभी भी कुमाऊं और गढ़वाल में गाय का दान वाली प्रथाएं तो हैं, लेकिन इस प्रकार से चांदी का मड़ा लगा नहीं होता है। ये पहले होता था जौनसारियों में, अब ये प्रथा भी लगभग समाप्त हो गई है। और 2 शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करके याद रखने होंगे, जिसमें एक है ध्यंती और एक है र्यांती। ध्यंती और र्यांती क्या है? देखो, ध्यंती का मतलब होता है अविवाहित लड़की, उसे जौनसारियों में ध्यंती शब्द से संबोधित किया जाता है। अब वर्तमान में होता है या नहीं, लेकिन पहले जमाने में उसे ध्यंती कहते थे। और र्यांती तब कहते हैं जब वह लड़की विवाहित स्त्री बन जाती है, तब उसे र्यांती कहा जाता है। तो ध्यंती और र्यांती 2 शब्द हैं, विवाहित स्त्री र्यांती और अविवाहित को ध्यंती कहा जाता है जौनसारी में। ये थे हमारी विवाह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आइए बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और बातें। जैसे यहाँ से हम लोग वेशभूषा भी पढ़ चुके हैं, देवी देवता भी पढ़ चुके हैं, लोक नृत्य गीत भी पढ़ चुके हैं और विवाह भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी राजनैतिक व्यवस्था पर। देखो, हमने इससे पहले थारू जनजाति पढ़ी थी और थारू में एक होती थी बिरादरी पंचायत। अब मैंने बात की थी कि भाई हम लोग जब जौनसारी पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग खुमरी पंचायत की बात करेंगे। तो ये आ गया आपका खुमरी पंचायत। और खुमरी पंचायत इन लोगों में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, या हम ये कह सकते हैं कि न्याय दिलाने की एक व्यवस्था इन लोगों द्वारा बनाई जाती है। ये हालांकि आज इतना प्रचलित नहीं है,
क्योंकि आज तो पंचायती राज व्यवस्थाएं जगह जगह लागू हो चुके हैं, लेकिन ये पुराने जमाने का उनके न्याय व्यवस्था थी। देखो खुमरी पंचायत में ये होता था कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य जो है इसका सदस्य होता था, यानी परिवार का मुखिया इसका सदस्य हो जाएगा खुमरी पंचायत का। और खुमरी पंचायत में एक प्रमुख व्यक्ति चुना जाता था जिसे सयाना कहते थे। आज की दृष्टि से देखें तो ग्राम प्रधान होता है, लेकिन उस जमाने में सयाना यहाँ पर बोला जाता था। और कई बार ऐसा हो जाता था कि 2 या 2 से अधिक जो खुमरी होती थी, यानी 2 या 2 से अधिक जो गांव होते थे, उनकी सामूहिक खुमरी पंचायतों को खत खुमरी कहते थे, यानी बड़ी इकाई। तो ये बड़ी इकाई में खत सयाना इसमें होता था, और 2 या 2 से अधिक गांव का मिलन होता था, यानी 2 या 2 से अधिक गांव के समूह से खत खुमरी बनता था। ये थी इनकी राजनीतिक व्यवस्था। तो खुमरी हम याद रखेंगे, सयाना होता है, खत खुमरी में खत सयाना होता है। ये होता है जौनसारियों में। अब सामाजिक प्रथाएं की बात करें, सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। जैसे एक होता है बायथा। यह बायथा झाड़ फूंक करना होता है, क्योंकि जौनसारियों में पहले से झाड़ फूंक करने की प्रथा चली आती है, तो ये काफ़ी झाड़ फूंक करते थे, इससे उसे बायथा कहते हैं। एक होता है गायथा विधि। गायथा विधि का मतलब है शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह भी तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं। एक होता माली। माली का मतलब होता है जो आदमी भूत प्रेत भगाता है, उस पर एक अदृश्य देवता निकलता है और वो किसी दूसरे आदमी का भूत भगा देता है। तो भाई बड़े खतरनाक है। यानी अगर गढ़वाली में कहें तो मसान पूजने वाले जो पंडित जी होते हैं उन्हीं के समान ही होता है, लेकिन इस पर एक अदृश्य देवता आता है, तो उस अदृश्य देवता को ये माली कहते हैं कि माली ने रूप ले लिया है। उसके बाद होता है उल्टाव विधि। तो उल्टाव विधि का मतलब होता है ये तंत्रिका विधि का उल्टा होता है, यानी जिस पर तंत्रिका विधि का प्रयोग किया गया हो उस तंत्रिका विधि से उसको दूर करने के लिए उल्टाव विधि का प्रयोग करते हैं। एक होता है ऊंजा विधि। बीमारी दूर करने के लिए किया जाने वाला तंत्र मंत्र विद्या को ये लोग ऊंजा विधि कहते हैं। ये होगी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं। तो सामाजिक व्यवस्थाएं जौनसारियों में बड़ी प्रचलित थी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी तक बात की है जौनसारियों की। जौनसारियों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, साथ ही उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह, और पांडव वंशज के ये लोग माने जाते हैं। प्रजाति है इनके मंगोल और डोम। और उसके बाद जाति वर्ग बताएं तो खसार, कारीगर और हरिजन 3 प्रकार के हो गए। कोल्टा शब्द आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कोल्टा। और जनजातियों से संबंधित भी एक कोल्टा समिति बनी थी, ये भी आप याद रखें, कोल्टा समिति। उस समिति के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब उत्तराखंड की जनजातियां खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनके ये याद रखें कि कितने गांव में निवास करते हैं, 358 गांव, और पट्टियां हैं 39 पट्टियां। और ये वाला चित्र, ये वाला जो मैपिंग है, ये वाले को आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ आपको हनोल प्रमुख पवित्र तीर्थ भी बता दिया है, कहाँ कहाँ इन लोगों का निवास है। जौनसारी का मतलब ऐसा नहीं केवल जौनसार बाबर में है, बल्कि ये लोग उत्तरकाशी और टिहरी में भी होते हैं। तो टिहरी का एक इलाका जो कि जौनपुरियों का है, यहाँ पर भी पूरे के पूरे तरीके से जौनसारी प्रथाएं चलती हैं। भाषा कोई जौनसारी ही है। ये विवाह प्रथाएं आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाजदिया विवाह बड़ा खास है क्योंकि ये शानो शौकत के साथ किया जाता है। ध्यंती ध्यंती बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द। यहाँ से ये मेले भी याद रखें, त्योहार। ये त्योहार जैसे बिस्सू, नुड़ाई त्योहार, महासू, मरोज उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतान कल्याण के लिए भिड़ोली उत्सव बहुत खास है। मोण मेला जिसमें मछमोण होता है, मच्छी को मारने वाला। इसमें तो एक गाना भी बना है कि माछी मारी मोण बे परबा माछी मारी, तो ये गाना भी इसी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य में प्राण नृत्य, हारुल नृत्य, वारदा नाटी, पत्तेबाजी, अबहला नृत्य, ये सब इंपॉर्टेंट ही है। ये 2 चीज़ें भी आप याद रखेंगे। अब उसके बाद हमने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भाई खुमरी पंचायत बहुत ही ज़्यादा खास, खत खुमरी पंचायत, ये भी हम याद रखेंगे। अब लास्ट में कुछ स्पेशल बातें और जान लेते हैं, जैसे यहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। एक नाम है पंडित शिवराम। तो पंडित शिवराम को इस जौनसार बाबर का प्रथम कवि माना गया है। तो प्रथम कवि कौन? पंडित शिवराम। उसके बाद एक है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ जौनसार कौन है, तो भाव सिंह चौहान है। उसके बाद एक अगला नाम है वीर केसरी चंद। शायद आपने इनका नाम सुना भी होगा। वीर केसरी चंद काया गांव के थे। अभी इनकी स्मृति में मेला भी लगता है, वीर केसरी चंद। ये यहाँ के प्रथम शहीद व्यक्ति माने जाते हैं। उसके बाद नंदलाल भारती है, संगीत के जनक है, जौनसारी संगीत के जनक। और गुलाब सिंह है, राजनीतिक जागरूकता के जनक।
ये हो गए आज हमारे जौनसारी से रिलेटेड। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, वो मैं देता हूं बीड केसरी चंद से रिलेटेड। बीड केसरी चंद शहीद कब हुए थे, इसकी तिथि और कहाँ हुए थे, ये आप मुझे कमेंट में आकर बताएं। क्योंकि यदि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट पढ़ी है तो मुझे लगेगा कि हाँ, आपने इस वीडियो को पूरे तरीके से और पूरी मेहनत के साथ देखा है। उसके बाद आप वीर केसरी चंद कब शहीद हुए थे, यानी उन्हें कब फांसी दी गई थी, इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। इसके पश्चात जो अगली हमारी जनजाति होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में प्रजातियाँ, जनजातियाँ, इनसे रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यह जौनसारी जनजाति किस प्रकार लगी और कितना आपको इसमें नॉलेज मिला है, आप मुझे इस बात को भी कमेंट में आकर के ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन भी अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि वीडियो में ये शॉर्टकट तरीके से लाने का मतलब है आपको एक ही बोर्ड में सारी कुछ जानकारी यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। और यदि मैं यहाँ बोर्ड में डायरेक्ट लिख करके अगर आपको बताऊं तो उसमें समय अधिक लगेगा और हो सकता है कि आपको मेरी लेखनी सही से समझ में ना आए। तो यहाँ पर अच्छी राइटिंग में मैंने पहले से लिखा हुआ है, ताकि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट नोट भी कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर फैलाएं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।